हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो बिफोर डाइविंग इन कि केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल का मतलब होता है अ चेंज विच इज़ अकरिंग एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। व्हेनेवर हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स करते हैं कोई भी सब्सटेंस के अंदर, उसको रीअरेंज करते हैं और हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, देन वी आर प्लेइंग विद द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। तो जब हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? रेफरिंग टू अ रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड। ये पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स करने के लिए कितना टाइम चाहिए या कितना स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक्स। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम चाहिए या ये कितना स्पीड से ये रिएक्शन हो रहा है, तभी हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। जब हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन कितना स्पीड से प्रोसीड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल काइनेटिक्स। सो फर्स्ट टर्म क्या और आते हैं, कैसे डिटरमाइन करेंगे रेट? तो व्हाट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन? तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें तुम्हारा है राइस लेंटिल्स, यहाँ पे तुम्हारा है वाटर। अब तुम इसको हीट दिए और तुम्हारा बना कुक्ड राइस। ये भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। सो ये पर्टिकुलर रिएक्शन को होने के लिए कितना टाइम लगेगा या कितना स्पीड से हमारा राइस कुक होगा, दैट इज कॉल्ड योर रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ कुकिंग अ राइस। सिमिलरली ये तुम्हारा रिएक्टेंट है यहाँ पे और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट कितना जल्दी डिसअपियर होता है, जैसे प्रोडक्ट हमारा अपीयर होगा, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब खत्म होते होते जाएगा, तभी ना कुक्ड राइस बन पाएगा। सो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने के लिए रिएक्टेंट कितना जल्दी डिसअपियर कर रहा है और प्रोडक्ट कितना जल्दी अपीयर कर रहा है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस सी डेफिनेशन क्या बोलता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विद टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट कितना घट रहा है और प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, उससे हमारा रेट डिटरमाइन होता है। रिएक्शन के कई टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि वेरी फास्ट, मॉडरेट एंड वेरी स्लो। तो वेरी फास्ट जो रिएक्शन होते हैं उनको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आयनिक रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन होते हैं ऑफ द और 10⁻⁶। यहाँ पे ऑलरेडी आयंस बने हैं जो इंटरचेंज होके प्रोडक्ट बन जाता है इजीली। सो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये रिएक्शन इतना फास्ट हो जा रहा है। इतना ज़्यादा फास्ट होने से रिएक्शन, उसका रेट डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, तो हम इसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब आता है तुम्हारा वेरी स्लो। तो वेरी स्लो के केस एग्जाम्पल आयरन रस्टिंग है। आयरन को रस्ट होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। टू प्रैक्टिकल डिटरमाइन उसका आर बहुत डिफ़िकल्ट है, और यूज़फुल भी नहीं है कुछ। अगर हम आयरन रस्टिंग का निकालते हैं, 20 साल में एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उससे हमको कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। तो वेरी स्लो का भी हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करते। तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं? मॉडरेट वालों का हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। अब ये रिएक्शन देखिए, N2+3H2 गिव्स 2NH3। एन एन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है और एच एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने पे हमारा 2NH3 बनता है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से। ये एक मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब ना ही बहुत स्पीड है ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है, मॉडरेटली एक रेट एंड प्रोसीड कर रहा है। जो सारे रिएक्शंस हमारे मॉडरेट के अंडर आते हैं उनका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो हमको क्या समझने को आया? वेरी फास्ट और वेरी स्लो का हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वेरी फास्ट का डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट है और वेरी स्लो का डिटरमाइन करने से कोई यूज़फुलनेस भी नहीं है। ठीक है, सो हम मॉडरेट रिएक्शंस का ही सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमको दो टाइम दे दूँ, T2 और T1, इनके बीच में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे चावल लिया है, राइस लेंटिल्स, यहाँ मैंने वाटर लिया है और मुझे बनाना है कुक्ड राइस। ठीक है,
मैंने सपोज़ बोला कि ये पूरा रिएक्शन बनने के लिए 5 घंटे लगते हैं, बट मुझे जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 घंटे से के बीच से 3 घंटे के बीच में कितना है। एक टाइम पीरियड के बीच में मैंने तुमको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने को बोला। तो जब हम एक टाइम पीरियड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं और वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, तब हम उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब आपका टाइम पीरियड का डिफरेंस बहुत बड़ा हो तब हम एवरेज लेते हैं। अगर मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस का एग्जांपल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, सपोज मैंने कहा 2:15 01 सेकेंड से लेके 2:15 02 सेकेंड्स के बीच में तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। ये बहुत ही कम टाइम स्पैन है, 1 सेकेंड का डिफरेंस है बस। तो उस 1 सेकेंड में तुम एवरेज नहीं निकाल सकते, हम इंस्टेंट निकाल सकते हैं, बिकॉज इतना छोटा टाइम पीरियड हो जाता है कि डेल्टा टी तुम्हारा टेंड कर जाता है ज़ीरो को। इसीलिए हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते हैं। जब टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा मेजर हो तो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जब टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ही छोटा हो तो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ओके, पहले देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोजेटली मैंने ये एग्जांपल लिया 2a + 3b इज इक्वल टू 4c। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, -1/2 डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू -1/3 डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/4 डेल सी बाई डेल टी। यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली माइनस क्यों हो रहा है, बिकॉज हमेशा जो रिएक्टेंट होता है तुम्हारा वो कम होते जाता है और प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ते जाता है। बिकॉज ये कम होते होते जा रहा है मतलब ये नेगेटिव होते होते जा रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसलिए प्रोडक्ट में प्लस है। ठीक है, तो रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। सो कॉन्सेंट्रेशन इज योर डेल्टा ए और टाइम है तुम्हारा डेल्टा टी। सो -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब एक जनरलाइज केस देखते हैं जिससे हमको आइडिया लगे। अगर हम ये वाला केस कंसिडर करते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टी, इसका एवरेज आर ओ आर कितना होगा, -1/a, बिकॉज ये रिएक्टेंट है तो कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी तुम्हारा रिएक्टेंट है तो -1/b कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, बट ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं इसीलिए 1/c प्लस कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 1/d प्लस कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो तुम्हारा रिएक्टेंट में हमेशा नेगेटिव साइन आता है और प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। क्यों, रिएक्टेंट कम होते होते जाता है और प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट पे भी लिखा है रिएक्टेंट्स गो ऑन डिसअपियरिंग एंड प्रोडक्ट गोज ऑन अपीयरिंग। रिएक्टेंट तुम्हारा डिसअपियर करते करते जाता है, प्रोडक्ट हमको अपीयर करते करते जाता है। और एक टर्म भी आता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो सपोज मैंने पूछा कि कितना रेट से ए का क्वांटिटी घट रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का मॉड। मॉड क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी डिसअपियरेंस मेंशन है तो हमको नेगेटिव सिंबल देने का ज़रूरत नहीं है। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या होगा, मॉड ऑफ डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, दैट इज तुम्हारा डेल्टा डी बाई डेल्टा टी ओनली। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसमें कोई साइन इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही कोई नंबर्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सिर्फ होता है कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट का हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर रिएक्टेंट या फिर फॉर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए ये कम होते जाता है और प्रोडक्ट तुम्हारा बढ़ते जाता है, ये डिसअपियर करता है, ये अपीयर करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स पर लीटर, और टाइम का क्या होता है 1/सेकेंड। तुम्हारा हो गया तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड। गैस के केस में हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं एटम से और ये तुम्हारा हो गया सेकेंड, सो ATM पर सेकेंड। समझ आया, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम और तुम्हारा गैस के लिए ये एटम होता है, सो एटम पर सेकेंड। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमको क्लैरिफिकेशन हो जाए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। सो इसका अगर मुझे एवरेज ROR कैलकुलेट करना है
तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम -1/4 बिकॉज ये रिएक्टेंट है। यहाँ पे -1/5 डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, 1/4 डेल्टा NO बाई डेल्टा टी, वाई बिकॉज ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, 1/6 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम और माइनस और प्लस साइन देना है और तुमको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? ये जो नंबर्स जिसे हम बैलेंस आउट करते हैं वो तुम्हारे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। ओके, अब हम ये भी देखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या है। तो यहाँ पे बस सिंपली कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम करना है और कुछ नहीं। अब डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज योर डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सब मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, मिली सेकेंड्स या फिर नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेट करते हैं। सो इसमें बेसिकली जो डेल्टा टी होता है बहुत ही छोटा नंबर होता है, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। तो डेरिवेटिव में क्या पढ़े थे हम लोग, डेल्टा टी डी टी बन जाएगा अगर वो 10 to 0 करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम डेल्टा टी की जगह बस डी टी लेंगे, मतलब डेरिवेटिव लेंगे। सो अगर हम ये रिएक्शन कंसिडर करें 2A + 3B गिव्स यू 4C, तो इसका इंस्टेंटेनियस ROR क्या होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाय dt दैट इज इक्वल टू माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, derivative of concentration of B by dt is equal to 1 by stoichiometric coefficient of 4 dc by dt। मतलब stoichiometric coefficient से डिवाइड करना है, रिएक्टेंट होगा तो नेगेटिव साइन देना है और डेल्टा ऑफ डेल्टा के जगह में d लेना है, मतलब डेरिवेटिव लेना है। क्यों? बिकॉज डेल्टा t इज टेंडिंग टू 0, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये हो रहा है प्रोसेस इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ओके, हम ग्राफ समझते हैं। अभी ये तुम्हारा है रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। सो बिकॉज रिएक्टेंट तुम्हारा घटता जाता है तो रिएक्टेंट का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। तो अगर हम एक स्लोप लें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे थीटा, तो स्लोप होगा tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा dA बाई dt। तो ये होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये टाइम है और ये तुम्हारा स्लोप है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट तुम्हारा बढ़ता जाता है, तो उसका अगर हम स्लोप लेंगे तो वो तुम्हारा आएगा tan थीटा इज इक्वल टू dc बाई dt। ठीक है, dc बाई dt क्यों आएगा तुम्हारा, बिकॉज tan थीटा यहाँ पे स्लोप है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा टाइम है। सपोज मेरा प्रोडक्ट c बन रहा है तो dc बाई dt हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल जितना हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग मोर टॉपिक्स। सो बिफोर वी एंड द वीडियो आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट द टॉपिक। सो हम पढ़े केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। फर्स्ट वी स्टडीड केमिकल का मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड और यूज्ड इन अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड काइनेटिक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सिस्टम, तभी हम उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। Chemical kinetics, also known as reaction kinetics, is the branch of physical chemistry concerned with the understanding of rate। कितने स्पीड से कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज केमिकल काइनेटिक्स रिवील, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये सब चीज़ें हम आगे चैप्टर से पढ़ेंगे। आज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े, अगले वीडियोज़ में ये सब पार्ट्स कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है तुम्हारा रिएक्टेंट के लिए और एक होता है प्रोडक्ट के लिए। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड बाय टाइम, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद टाइम। यहाँ पे दिख रहा है रिएक्टेंट्स का स्लोप घटते जा रहा है और प्रोडक्ट्स का स्लोप बढ़ते जा रहा है। नाउ टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस के, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वाई, वेरी फास्ट रिएक्शंस में तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाता है रिएक्शन, तो उसका कैलकुलेट करने के लिए ईज नहीं होता, और स्लो में कोई यूजफुलनेस नहीं है इतना लंबा टाइम पीरियड कैलकुलेट करके, इसलिए हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस का कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑब्टेन बाय टेकिंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब कोई टाइम पीरियड, बड़ा सा टाइम पीरियड दिया होगा 2 से 4 घंटे के बीच में, 5 से 6 घंटे के बीच में, तब हम लेंगे एवरेज ROR। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ
point of time, so short that the concentration of the reactants and products change by negligible amount. मतलब बहुत ही कम चेंज होता है concentration reactants और products में, तभी हम कैलकुलेट करते हैं instantaneous rate of reaction. ये होता है तुम्हारा ग्राफ. रिएक्टेंट्स का ग्राफ हमेशा नीचे जाता है, प्रोडक्ट्स का बढ़ता है. सो यहाँ पे हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं और इससे हम ऐसे स्लोप कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस का ग्राफ, जहाँ पे हम स्लोप लेते हैं और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का कैलकुलेट करते हैं. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.